आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स रिलेटेड इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में। कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अच्छे से पूरे वीडियो को देखना, ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। और हाँ, ये वीडियो मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है उसका वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूँगी, ज़रूर देखना। आज पार्ट 2 में मैं आपको लगभग 25 से ज़्यादा दोबारा वर्ड्स के बारे में बताऊंगी जो इकोनॉमिक और ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन टर्म्स के बारे में जानने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप शेयर मार्केट को ईजिली समझ पाएंगे। कोई अगर उसके बारे में बात करेगा तो जो टर्म यूज़ करेगा उसको आप जान पाएंगे, न्यूज़ देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है ETF या ETF इन्वेस्टमेंट। ETF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है जिसमें कोई भी पर्सन या इन्वेस्टर अपने पैसे को ऐसे फंड या कंपनी में एक निश्चित ब्याज पर जमा करता है जो उस पैसे को दूसरे स्टॉक, बॉन्ड या और अन्य जगह एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनको जो रिटर्न आता है उसके बदले में बाद में इनको पैसा वापस किया जाता है। इससे एक तरह से कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जैसा होता है। ETF को स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि NSE या BSE है उस पर खरीदा या बेचा जा सकता है। दूसरा टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है बकाया, यानी कि वह राशि या वह धन, वह मूल्य जो हमें किसी कंपनी को या किसी पर्सन को पे करना है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कर्ज और उधार के जैसे होता है। जैसे कि हम लोग बैंक लोन लेते हैं, वो एक लायबिलिटी है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का जो बिल पे करना होता है वो भी एक लायबिलिटी ही होता है। तीसरा टर्म है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक की बात करें तो ये वे शेयर होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है या कीमत होती है वो $1 से कम होती है, और ये शेयर जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। ये कंपनियां जो होती हैं जो पेनी स्टॉक जारी करती हैं वो न्यू कंपनीज होती हैं, तो इसमें ज़्यादा फायदा भी है और ज़्यादा नुकसान भी। जैसे कि अगर मान लो कंपनी नई है, आप उस पर भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो अच्छी कंपनी है और एक बार बहुत आगे बढ़ने वाली है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पैसे पूरे डूब भी जाए, क्योंकि वो नई कंपनी है तो पता नहीं चले या ना चले। तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, तो सोच समझ के करना चाहिए। अगला टर्म है मार्केट कैप। इसे ही मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। देखो, कोई भी कंपनी जितने शेयर जारी करती है लोगों को खरीदने के लिए या IPO के रूप में, तो जितने शेयर कंपनी में बिक जाते हैं उनको छोड़कर जो शेयर बच जाते हैं उसको बोलते हैं मार्केट कैप। मतलब एक तरह से कह सकते हैं किसी भी कंपनी का बचा हुआ या बकाया जो शेयर होता है उसको मार्केट कैप कहते हैं। मार्केट कैप जो होता है वो किसी भी शेयर मार्केट में जो कंपनी होती है ना उसकी वैल्यू को बताता है। जैसे कि अगर आप मान लो जोमेटो का अगर शेयर आ जाए, लोग टूट पड़ेंगे, पूरा उसका बिक जाएगा। लेकिन जो अगर अच्छी कंपनी नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके शेयर ज़्यादा बचेंगे, यानी कि मार्केट कैप उसका ज़्यादा होगा। तो उससे पता चलता है कि कंपनी किस लायक है। अगला टर्म है लेवरेज। लेवरेज जो होता है वो किसी से कर्ज लेकर या किसी से उधार या लोन लेकर अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक तरीका है। जैसे कि मान लो आपका कोई बिजनेस है जो अच्छे से नहीं चल रहा है, आप चाहते हो और ज़्यादा ग्रो करे, उसको और बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास पैसे नहीं, आप किसी से उधार लेते हो और अपने उस पैसे को लगाते हो अपनी कंपनी में ताकि आपको भी प्रॉफिट हो, बाद में आप उसका पैसा वापस कर दो। तो ये जो मेथड होता है लोन लेकर अपनी कंपनी को बढ़ाने का या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने का, इस मेथड को लेवरेज बोलते हैं। अगला टर्म है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। उसमें एकदम अच्छे से लिखा होता है कि उस कंपनी के पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इक्विटी कितना है, यानी कि पूरी लीगल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक या जो भी और चीज़ें होती हैं, इस सीट को बोलते हैं बैलेंस शीट। यानी अगर किसी भी कंपनी का आपको फाइनेंशियल उसका देखना है कि वो कितना स्टेबल है तो उसका बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा। अगला टर्म है इन्फ्लेशन, या कि हिंदी में बोले तो मुद्रास्फीति, नॉर्मल शब्दों में बोले तो महंगाई। देखो, किसी भी कंट्री में समय के साथ साथ जो भी चीज़ें मिल रही हैं या जो भी सेवाएं मिल रही हैं उनकी बढ़ने वाली कीमत जो होती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आज से 30 साल पहले 100 रुपये की जो वैल्यू थी आज बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते थे 2 रुपये मिलते थे, एकदम खुशी से जाते थे। इस समय के बच्चों को अगर आप 20 रुपये दो तो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है और चीज़ें जो है उनकी जो वैल्यू है, मूल्य है, वो बढ़ गई है। तो एक तरह से सिंपली कह सकते हैं कि जो करेंसी है किसी भी कंट्री की, उसके वैल्यू का कम होना ही क्या है? इन्फ्लेशन। ट्रेडिंग में बिड या आस्क क्या होता है? देखो, वह अधिकतम कीमत, यानी कि वह प्राइस जिस पर कोई भी खरीदार शेयर को या स्टॉक को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है उसको बोलते हैं बिड। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं वह कीमत जिस पर कोई भी शेयर बिक जाता है। और आस्क का मतलब होता है वह अधिकतम प्राइस जिस पर जो स्टॉक बेचने वाला है वो अपने शेयर को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं तो मान लो मेरे पास किसी भी कंपनी का शेयर, मैं उसको 100 रुपये में बेचना चाह रही हूँ, और जो खरीदने वाला पर्सन है यानी कि जो ग्राहक है जो खरीदना चाहते हैं वो चाहते हैं कि 100 के बदले उनको 90 में मिल जाए।
लेकिन मैं कितना मांग रही हूँ 100, तो जो मैं मांग रही हूँ वो आस्क है और जो वो जितने में खरीदना चाह रहे हैं 90 रुपये, वो क्या है, बिड। अगला एक टर्म है ब्लैक स्वान। देखो ब्लैक स्वान जो है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड बड़ा ही खतरनाक टर्म होता है। मतलब ब्लैक स्वान कोई भी अनहोनी होती है या कोई भी ऐसी घटना जिससे मार्केट क्रैश होता है या मार्केट पर बुरा असर पड़ता है, तो उसको ब्लैक स्वान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी कोरोना जो महामारी आया था, या इसके अलावा जो 2008 का मार्केट क्रैश हुआ था, इन सब जो घटनाएं हैं उसको बोलते हैं ब्लैक स्वान। आपने कई बार सुना होगा एड वेड में ये यूनिकॉर्न कंपनी है। तो यूनिकॉर्न का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी कंपनी या स्टार्टअप जिसका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ऊपर है, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। यानी कि ऐसे सारे स्टार्टअप्स कंपनी जो अच्छा काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, ये सारे यूनिकॉर्न कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं। अगला टर्म है पैनिक सेलिंग। देखो पैनिक जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है घबरा कर या घबराहट। पता है जब मार्केट में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है अचानक और हम लोग क्या करते हैं, घबरा कर अपने शेयर को बेच देते हैं, इसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग। और ये बेवकूफ़ी होती है, जनरली हम लॉस में चले जाते हैं जब भी हम पैनिक सेलिंग करते हैं। पैनिक सेलिंग मेनली जो बिगिनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, डर कर उनको लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा, उनके द्वारा पैनिक सेलिंग ज़्यादा की जाती है। अगला टर्म है म्यूचुअल फंड। देखो म्यूचुअल फंड को इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक प्रकार का फंड होता है जिसमें कई लोगों के पैसे को एक जगह जमा किया जाता है। उसके बाद से उस पैसे को जो प्रोफेशनल होते हैं या इन्वेस्टर जो है उससे ज़्यादा जानकार लोग होते हैं, उनके द्वारा अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो। और फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद से जितना रिटर्न आता है, जितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के हिसाब से लोगों को बांट दिया जाता है उसका प्रॉफिट। म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो आप नहीं करते, प्रोफेशनल्स करते हैं जो हमसे ज़्यादा जानकार होते हैं, तो जो पैसे डूबने का खतरा होता है वो कम होता है। अगला टर्म है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके खुद के शेयर्स नहीं होते, वो दूसरे कंपनी के शेयर्स को मैनेज करती है, यानी कि दूसरे कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, उसको मैनेज करती है और उससे वो कंपनी चलती है। एग्जाम्पल के लिए टाटा ग्रुप जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है और उसके अंडर में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स या TCS जैसी छोटी छोटी कंपनियां चलती हैं। जिन कंपनियों को जो होल्डिंग कंपनी होती है वो मैनेज करती है, उनको बोलते हैं सब्सिडियरीज। अगला टर्म है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत सारे शेयर्स को मिलाकर बनाया गया होता है और एक वो ग्रुप होता है शेयर्स का। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है निफ्टी 50, जिसमें जो मतलब NSE है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर ये इंडेक्स बनाया गया है। सेंसेक्स क्या होता है? ट्रेडिंग में सेंसेक्स जो मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी टॉप 30 कंपनियों को मिलाकर बनाया गया एक इंडेक्स है। सेंसेक्स को मेनली देखकर पता लगाया जा सकता है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके शेयर्स काम कर रहे हैं। इसी तरह से निफ्टी 50 होता है, जैसे कि सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की टॉप 30 कंपनियां हैं, उसी तरह निफ्टी में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियां हैं। आप लोग को पता होगा निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहते हैं। अगला टर्म है डे या इंट्राडे ट्रेडिंग। एक ही दिन में शेयर को खरीदना और खरीद कर उसको बेचकर प्रॉफिट कमा लेना डे ट्रेडिंग होता है या इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। ये एक दिन की मेनली ट्रेडिंग होती है, इसीलिए इसको इंट्राडे बोलते हैं। अगला टर्म है स्विंग ट्रेडिंग। देखो स्विंग ट्रेडिंग भी इंट्राडे जैसा ही है, लेकिन इसमें जो टाइम होता है, टाइम लिमिट वो लगभग कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक होता है। अगला टर्म है टेक्निकल एनालिसिस। पता है किसी भी शेयर को देख कर कि उसका पिछला जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है या आगे वो कैसा काम कर सकता है, इसका प्रेडिक्शन करना, अनुमान लगाना ही क्या है, टेक्निकल एनालिसिस है। इसी आधार पर लोग ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। अगर उनका प्रेडिक्शन सही होता है तो प्रॉफिट होता है और अगर प्रेडिक्शन गलत होता है तो उनका नुकसान होता है। अगला है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग मेनली एक तरह से इलीगल है या एक तरह से फ्रॉड कह सकते हैं। पता है, मान लो आपको किसी कंपनी के बारे में अंदरूनी जानकारी का पता चला कि हाँ उसके शेयर्स बढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा या उसके शेयर घटने वाले हैं, तो आप उस इलीगल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप जो प्रॉफिट कमाते हो, जबकि वो जो जानकारी है वो आम जनता को नहीं पता, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अगला जो टर्म है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब मान लो आप अपना कहीं पैसे जमा किए और आपका जो उस पैसे पर ब्याज टाइम के साथ बन रहा है, उस ब्याज पर भी जब आपको ब्याज मिलने लगता है तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बैंकिंग का बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। जैसे जो FD हम लोग पैसे का कराते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ही ज़्यादा बढ़ता है। अगला टर्म है प्रॉफिट मार्जिन। किसी प्रोडक्ट को अगर आप बेचते हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने का या उसको मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्चा वर्चा है उस पूरे को निकाल कर जितना आपको रियल में प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि मान लो कोई चॉकलेट है जिसको आप बेच रहे हो 10 रुपये में, लेकिन उसको जो बनाने में पूरा खर्चा वर्चा लगाया 6 रुपये, तो वैसे ही हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट रियल में हो रहा है वो कितना हो रहा है, सिर्फ 4 रुपये का।
तो ये होता है प्रॉफिट मार्जिन। अगला टर्म है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक तरह से दो लोगों के बीच से फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जिसमें एक डेट फिक्स की जाती है। जैसे मान लो आप किसी शेयर को खरीदते हो, एक डेट फिक्स हो रहा है कि इस डेट को और या इससे पहले इस शेयर को हम लोग को बेचना है। चाहे अगर आपको प्रॉफिट हो तो भी आपको बेचना होता है, और अगर आप लॉस में जा रहे हो तो भी उस फिक्स डेट को आपको बेचना होता है। देखो, मैंने दो वर्ड्स बोला था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो जो फ्यूचर होता है उसमें आपको जो फिक्स डेट दिया हुआ है उस पर शेयर को खरीदना या बेचना कंपलसरी है, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑप्शंस है उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, यानी कि अगर आप चाहो, मतलब बेचना और खरीदने का अधिकार तो आपके पास होता है ऑप्शंस में, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको नहीं बेचना है तो आपके पास ये वैलिड होता है, रीज़न होता है कि आप चाहो तो ना बेचो। मतलब फ्यूचर्स में आपको ना चाहते हुए भी बेचना पड़ता है और हानि उठाना पड़ता है, लेकिन ऑप्शंस में जनरली मतलब आपके पास ये अधिकार होता है कि अगर आप चाहो तो ही आपको बेचना या खरीदना है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो ट्रेडिंग मार्केट के टर्मिनोलॉजी के बारे में। आई होप कि आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी अगर कोई भी टर्म ऐसा है जो आपको नहीं पता और आप चाहते हो कि मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊं, तो कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे से देखो और सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना।